Hoş geldin beyim. Hoş geldin. Oğlum, benim işim yaptırdı. Haydi Allah! Haydi Allah! Haydi Allah! Haydi Allah! Haydi Allah! وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahu Ekber! अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आगाज किस्त में अर्तुगरुल साहब ने मेहंदी की रात तमाम सरदारान को दावत दे रखी होती है। सब लोगों के सामने अनवाओ अकसाम के खाने रखे जाते हैं। तुरगुत खाने के दौरान कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, हम खुशकिस्मत हैं कि इस शादी की दावत पर मिलकर खाना खा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके दस्तरख्वान को और ज्यादा वुसअत अता फरमाएगा। अर्तुगरुल कहते हैं कि आमीन मेरे भाई। बमसी कहते हैं कि हम अपने सरदार की शादी के दस्तरख्वान पर बैठे हैं। हमने अपने सरदार की शादी का खाना खाया है, लेकिन बगैर कहानी के हजूर मजा नहीं आएगा। अर्तुगरुल कहते हैं कि देखते हैं कि बमसी हमें क्या बताता है। अर्तुगरुल साहब की बात सुन के बमसी खुश हो जाता है और कहानी को शुरू करता है। बमसी कहता है कि भेड़ें चरागाहों के बारे में जानती हैं, बकरियां अजीमुल शान जगह की तलवार के बारे में जानती हैं और ऊंट छुपे हुए रास्तों के बारे में जानते हैं। लोमड़ी अपने खाने की खुशबू के बारे में जानती है। घोड़े अपने मालिक को जानते हैं कि वो वजनी है या हल्का। जो दर्द से गुजरता है वही इसके बारे में इल्म रखता है। हमारे सरदार के बारे में जानता है। एक शायर ही सरदार की कहानियों को अजीमुल शान बनाता है। एक शायर ही रहम दिल और बेरहम सरदार के बारे में जानता है। हजूर अब शायर को कुछ कहने दें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बुरे हादसात से बचाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सल्तनत हमेशा कायम रहेगी। अर्तुगरुल कहते हैं कि आमीन। बमसी ने अपनी कहानी सुना दी। अब शायर की बारी है। शायर कहता है कि आखूज के 24 कबीले, वो दिन बहुत बड़ी फतह और खुशी का दिन, अजीमुल शान तुर्कों का खून, वो दिन बहुत बड़ी फतह और खुशी का दिन। बोजोक और आउचुक हमारी तारीखी फतूहात से भरी है। फतह का रास्ता खोलें, वो दिन बहुत बड़ी फतह और खुशी का दिन। हमने अपना निशान मंजकत पर छोड़ा, हमारे बहुत से शहीद और गाजी हैं। वो दिन बहुत बड़ी फतह और खुशी का दिन। तुर्कों के बेटे हर तरफ खौफ फैलाते हैं, अपने झंडे गाड़ते हैं, शैतानों का खून बहाते हैं। वो दिन बहुत बड़ी फतह और खुशी का दिन। यहाँ शायर अपनी शायरी को मुकम्मल करता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब के तीनों बेटे शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। कुंदूज उस्मान से कहते हैं कि अपने हथियारों को संभाल के चलाना, हमें सरदार के बेटों के तौर पे शर्माना नहीं चाहिए। साउची कहता है कि हम जंग के लिए तो नहीं जा रहे भाई। इसके बाद दोनों भाइयों की नजर उस्मान पर पड़ती है। उस्मान कहता है कि ऐसे क्यों देखते हो। तीनों तलवार पे झपटते हैं। उस्मान कहता है कि ये मेरी तलवार है। कुंदूज कहता है कि ये बहुत अजीम तलवार है उस्मान, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। उस्मान कहता है नहीं भाई, तुम अपनी तलवार को इस्तेमाल करो। कुंदूज
कहता है कि नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसको इस्तेमाल करने का हक सिर्फ मेरा है। साउची कहता है कि तुम दोनों तलवार चलाने में माहिर हो, ये पहली दफा है कि मैं तलवार चलाना चाहता हूँ, इसलिए ये तलवार मुझे दे दो। उस्मान कहता है कि नहीं, ये तलवार मैंने बाबा के साथ मिलकर बनाई, इसे चलाने का हक मेरा है। कुंदुज कहता है कि नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे भी बाबा हैं। उस्मान कहता है कि मैं इसे पिघलाने के बाद ही तुम्हें वापस दूंगा। ये सुनकर साउची और कुंदुज पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि उस्मान, तुम इस बार दोबारा जीत गए। इतने में अम्मा हाइमा आती हैं और कहती हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तकरीब शुरू होने वाली है। तमाम शहजादे कहते हैं कि हम तैयार हैं। अम्मा हाइमा कहती हैं कि तुम्हारे बाबा कल चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे चचा दुनदार आ रहे हैं, वो बहुत सालों के बाद आ रहे हैं और फिर वापस नहीं जाएगा मेरा बेटा, वो तुम्हारी तरह एक बहादुर सरदार है। देखते हैं कि जब वो आएगा तो फिर क्या करेगा। इसके बाद अम्मा हाइमा वहाँ से रवाना हो जाती हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और इलबिलगे निकाह की तकरीब में शहजादों का इंतजार कर रहे होते हैं और वो तीनों शहजादे भी अपने बाबा के पीछे आके बैठते हैं। इसके बाद निकाह खान दुआ करते हैं और कहते हैं कि हमारे गुनाहों के लिए अल्लाह से तौबा करते हैं। तमाम लोग अस्तगफिरुल्लाह कहें। अर्तुगरुल और बाकी तमाम लोग अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं। इसके बाद निकाह का खुतबा शुरू हो जाता है और आखिर में दुआ करके आमीन कह देते हैं। निकाह खान कहते हैं कि इलबिलगे उमर की बेटी हैं, क्या आपको सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी के साथ निकाह कबूल है। इलबिलगे कहती है कि कबूल है। इसी बात को 3 मर्तबा दोहराया जाता है। निकाह खान कहते हैं कि अर्तुगरुल सुलेमान शाह के बेटे, क्या आपको इलबिलगे उमर की बेटी के साथ निकाह कबूल है। अर्तुगरुल साहब भी कहते हैं कि कबूल है। 3 बार इसी बात को दोहराया जाता है और दोनों का निकाह हो जाता है। निकाह खान कहते हैं कि क्या गवाहान आप गवाही देते हैं। मैं आपके निकाह को गवाहान के सामने मुकम्मल करता हूँ अर्तुगरुल साहब। उम्मीद है कि अल्लाह आपको खुशियों से भरी जिंदगी अता करे। तमाम लोग आमीन कहते हैं। इसके बाद इख्तितामी दुआ की जाती है। इसके बाद काई कबीला में रात का मंजर दिखाया जाता है। बमसी अपने अहले खाना के साथ मौजूद होते हैं। ये लोग बहुत खुश होते हैं और अपने हथियारों को तेज कर रहे होते हैं। असलिहान कहती है कि बाबा आप अभी वापस आए हैं और फिर कल क्यों जा रहे हैं। बमसी कहते हैं कि असलिहान मेरी बेटी, बहुत से काम हमारे इंतजार में है। मेरी प्यारी बेटी, एक आदमी का काम इसकी पैदाइश के साथ शुरू हो जाता है और जब आजान इसके कान में पढ़ी जाती है और ये काम तब खत्म होता है जब इसका जनाजा पढ़ाया जाता है। आइबर्स कहता है कि अब्बू क्या ये भी एक लंबी मुहिम होगी। बमसी कहता है कि आइबर्स शायद एक दिन, शायद 1 साल मेरे बेटे, शायद मैं कभी वापस ना आऊं। ये बात सुन के बच्चे अफसुर्दा हो जाते हैं। बमसी कहते हैं कि मेरे बच्चों, हम अपनी तलवार के जरिए बहुत सारी जगहों पर इंसाफ कायम करेंगे, हम मजलूमों की उम्मीद बनेंगे। मेरे बच्चों, आज के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ कल के लिए है। ये तुम्हारी तरह के बच्चों को आजाद मुस्तकबिल फराहम करने के लिए है। हफ्सा कहते हैं कि बमसी, तुम वापस आओ या ना आओ, याद रखना कि तुम्हारी बीवी और बच्चों को तुम पर हमेशा फख्र रहेगा। हमारी दुआएं तुम्हारे और तुम्हारे जैसे बहादुरों के साथ हैं। बमसी कहते हैं कि शुक्रिया हफ्सा खातून, तुम सोचती हो कि मुझे मालूम नहीं। इसके बाद बमसी अपने दोनों बच्चों को गले से लगाते हैं। दूसरी तरफ निकाह के बाद इलबिलगे अर्तुगरुल साहब को शरबत पेश करती है। अर्तुगरुल कहते हैं कि तुम खड़ी क्यों हो इलबिलगे, क्या तुम अपने सरदार से शर्मा रही हो। इलबिलगे बैठ के कहती है कि जब मैंने सोचा कि सोगूत मेरे लिए एक जिंदान साबित होगा, जब मुसीबतें बढ़ती चली जा रही थी, अल्लाह का शुक्र है कि सब खत्म हो गयी, इसलिए क्योंकि आपने मुझे उम्मीद दिलाई अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहते हैं कि आपके हालात जैसे भी हों, आपने कभी भी अपने वालिद के नाम पर आंच नहीं आने दी। मुझे यकीन है कि आप मुझे मेरे खैमे पर भी किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगी, चाहे यहाँ मुश्किल ही क्यों ना पैदा हो। अब से हम मिलकर तारीख को रोशन करेंगे, हम मुश्किलात का मिलकर सामना करेंगे। इलबिलगे कहती है कि अलग होना हमारी किस्मत में है। मेरा एजाज आपकी खातून बनना ही नहीं है, बल्कि सही रास्ते पर आपका साथ देना है। अब से मेरे लिए सबसे अहम काम यही होगा। मेरा खानदान तो खत्म हो गया, मेरा खैमा भी वीरान हो गया। मैं ना उम्मीद थी, वहाँ ना ही कोई उम्मीद की किरण थी, ना ही कोई आवाज, लेकिन अल्लाह ताला के करम से मैं इन तमाम
मुश्किलात से निकल गई। उसने मुझे एक खानदान दिया और एक मुबारक खैमा। अर्तुल कहते हैं कि इंसान का इम्तिहान लिया जाता है, कभी इसके रुतबे से, कभी इसके माल से, कभी इसके प्यारों से। आपका इम्तिहान लिया गया आपके मकाम से, आपके माल और प्यारों से, लेकिन आपने कभी सीधा रास्ता नहीं छोड़ा। आप जैसी ईमान रखने वाली औरत इतने सालों बाद इस खैमे में आई है। इसके बाद सुबह का मंजर दिखाया जाता है। तमाम सिपाही बाहर अर्तुल का इंतजार कर रहे होते हैं। अर्तुल इलबिल्गे से कहते हैं कि अब मुहिम पर जाने का वक्त है। इलबिल्गे कहती है कि फिक्र न करें अर्तुल साहब, आपका कबीला और खैमा हमारे हवाले है। अर्तुल कहते हैं कि शुक्र है कि आपकी वजह से मैं आराम से कबीले से जा सकता हूँ। मेरी आंखों और मेरे दिमाग को मेरे घर की फिक्र नहीं होगी। इलबिल्गे कहती है कि शुक्र है कि आपकी वजह से मैं मुस्तकबिल के लिए पुरउम्मीद हूँ अर्तुल साहब। मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में आपकी कहानी इस रुए जमीन पर सुनाई जाएगी। आपकी जंगों की याद हमेशा रोशन रहेगी और मैं जानती हूँ कि आपकी नस्ल आपकी बड़ाई याद रखेगी और सालों के बाद आपका नाम लेने पर लोग फख्र करेंगे और आपके लिए बहुत सी दुआएं करेंगे। अर्तुल कहते हैं कि इंशाअल्लाह और कहते हैं कि कोशिश हमारी होगी, फतह अल्लाह की होगी। इसके बाद दोनों अपने बेटों के पास जाते हैं। अर्तुल अम्मा हाइमा से कहते हैं हम शायद वापस न आ सकें और शायद वापस आने पर एक दूसरे को न देख सकें। कहा सुना माफ कीजिएगा वालदा। अर्तुल अपनी वालदा के हाथ का बोसा लेते हैं। अम्मा हाइमा कहती हैं कि माफ किया मेरे बेटे, मैंने अपने प्यार से तुम्हें बड़ा किया है। मेरे प्यारे, मेरी जान के टुकड़े मेरे बेटे, तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे लिए उड़ते हुए घोड़े की तरह होगी। अर्तुल कहते हैं कि शुक्रिया अम्मी जान। इसके बाद अर्तुल अपने तीनों बेटों से मुखातिब होकर कहते हैं कि बेटा तुम हमारे खैमे की बुनियाद हो, तुम्हें बहादुरी से खड़ा रहना है ताकि हमारा खैमा मजीद मजबूत रहे। उस्मान तुम खैमे का ध्यान रखोगे। अपने बेटों को अपने साथ लेके खैमा से बाहर निकलते हैं। बाहर तमाम लोग अर्तुल के मुंतजिर होते हैं। सब लोग अर्तुल जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं और नाजरीन इस तरह से यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हुआ। हानि तुम रेस्ट करो, शाम में हम बात करेंगे। तुबा ने हानि को आराम का कहा था जो उनके साथ सोफे पर बैठ गई थी। खाला जान आप इतने से बाद आई हैं, मैं आप भी उससे दूर हो जाओ, इतनी सी चोट है यार, उसने मुंह बनाकर कहा था। अच्छा तुम यहाँ पाँव ऊपर कर लो आराम से फिर बैठ जाओ। नमी ने उसको इशारा किया। उसने थोड़ी कोशिश से पाँव ऊपर किया। गजाला ने तब तक चाय बना ली थी। सूप तैयार था। कराची में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सर्दियों की आमद थी। दादी ने पोती को खूब प्यार किया था। बातें भी सुनाई जिस पर हानि ने माँ की तरफ देखा। 2 दिन में ही वो चलने लगी थी क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब थी ही नहीं। खाला आज हम सब घूमने चलते हैं, मजा आएगा, आप इतने अरसे बाद आई हैं। हानि ने तोबा से कहा जो किचन में खाना बना रही थी। नोमी गजाला के साथ बाहर बैठा था। बाहर होने वाली हर बात सुन रहा था पर ध्यान किचन में था। तभी वो चाय लिए आती नजर आई। सबको उसके हाथ की चाय पसंद थी। अंकल आप हमारे साथ चलेंगे? हानि ने खालू को देखा जिन्होंने हाँ में सर हिलाया था। ओके फिर शाम 5 बजे ठीक है। वो खुशी से उछली थी कि अचानक उसकी चीख निकली। अचानक दर्द की शिद्दत से बैठ गई। हानि, नोमी और गजाला अपनी जगह से उठे थे। मामा, उसने गजाला को देखा जो एकदम उसकी तरफ बढ़ी थी। मैं ठीक हूँ, बस ये दर्द हो रहा है। उनके कंधे पर सर रखकर बैठ गई थी। सभी खाने के टेबल पर बैठे थे। आज तुबा ने नोमी और फात की पसंदीदा बिरयानी बनाई थी, साथ कबाब और दीगर चीजें भी थी। हानि का हल्की मिर्च वाला खांस जिसको देखकर उसका मुंह फूल गया था। खाला नाइंसाफी है ये, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। 1 हफ्ते बाद वैसे इस्लामाबाद आ रहे हो तुम, हो तो वहाँ खाना अच्छे खाने। तोबा ने उसकी शक्ल देखकर बोला। इस्लामाबाद की उसने माँ को देखा। आउटिंग के लिए फाद ने लुकमा दिया। वाह खाला, बेस्ट आइडिया, वो भी करना बेटा। पर हमने करण के निकाह की डेट फिक्स कर दी है, तो अभी तो सबको बुलाने आए हैं।
खाना खाते फहद को जैसे सांप सूंघ गया था। हानि ने भाई का रुका हुआ हाथ देखा जो मुंह में जाते जाते रुक गया था और उसने बड़ी मुश्किल से निवाला मुंह में डाला था। फहद ने तुम भी चलो साथ ही, बहुत काम भी है भाई, तो सब मिलकर करवाना है मेरे साथ, नोमी ने बोल कर कहा। कड़ी सही कसर पूरी करी थी। फहद को जोर का टसका लगा था। उसने खाना छोड़ा और ऊपर कमरे की तरफ मुड़ गया और हर कोई हक्का बक्का उसकी शक्ल देखते रह गया। हानि ने गुस्से से नोमी को देखा जिसने हानि के नजरों को अपने ऊपर तो महसूस किया पर वल्लाह ने नजर उठाई हो। कब की डेट है? आप गजाला को बीच में बोलना पड़ा। हाँ, अगले हफ्ते को हो, वीकेंड पर रखा है, बस सब आसानी से मिलकर करेंगे। सब किसी को मुश्किल ना हो तो तुमने सबके साथ पहले ही आ जाना है। ओके, हानि को मैं अपनी पसंद का सूट दिलवाऊंगी। ठीक है। हानि तोबा ने मुस्कुरा के उसको देखा। वो बस मुस्कुरा सकी और जल्दी खाने से हाथ खींच लिया। उसने कमरे में आते ही लंबे सांस ली। वॉशरूम से बाहर आते ही मोबाइल उठाया, उसको कॉल की पर आगे से नंबर बिजी था। बार बार करने पर इस बार कॉल उठा ली गई। कब से फोन कर रहा हूँ, किसी से बात हो रही थी। इतनी लंबी फाज जो इंतहाई सोबर इंसान था गुस्से से मुश्तिल हो रहा था। वो तो अपनी जगह सुन्न हो गई थी। इतना गुस्सा तो कभी नहीं किया था, आज क्या हुआ? किरण ने भी गुस्से से जवाब दिया। पार्टनर से बात कर रही थी। क्यों, क्या है? अब क्या अपनी जिंदगी आपके कहने के मुताबिक गुजार दो? किरण, तुम मेरे सब्र को आजमा रही हो। मैं आजमा रही हूँ? तुमने क्या किया? इतनी हिम्मत ना की कि मामा से या खाला से कह देते। अब तो तुम भी मैं भी आइंदा फोन ना करना। किरण ने कॉल बंद कर दी और ऊंची ऊंची सांस लेने लगी। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ फात, बहुत बहुत गलत किया। विरोध होते वही सो गई। हानि ने भाई का रूम नॉक किया। अंदर से इजाजत मिलने पर अंदर आ गई। बच्चे, तुम यहाँ अच्छा खाने का बोलने आई हूँ पर मुझे भूख नहीं है। मैं खाने का बोलने नहीं आई, इसने बीच में ही टोक दिया। आप नीचे चले और सबको बताएं कि आप किरण से शादी करना चाहते हैं। हनी सीधी बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़ा। फाद ने मुस्कुराकर उसे देखा और बेड पर बैठा लिया। बैठो यहाँ और सुनो, जिससे मोहब्बत हो जरूरी नहीं उसे हम पाले। हासिल करना मोहब्बत नहीं, जबरदस्ती है। तुम चाहती हो मैं उसको जबरदस्ती हासिल करूँ? वो जहाँ रहे खुश रहे, यही दुआ है। अगर मेरे नसीब में हुई तो जरूर मिलेगी, ना तो ना सही। और वैसे भी हम जैसे शाहीन, हमारी जिंदगी का क्या पता। वो बहुत हसास लड़की है, सहने का हुनर नहीं आता उसको मेरी मौत। भाई प्लीज। हानि ने एकदम उसके मुंह पर हाथ रखा था। नहीं, ऐसी बात ना करो, उससे कुछ ना हो मैं नहीं सह सकती। यानी तुम अभी खामोश रहोगी? भाई खरा नौमी अंदर आया था जब सब कुछ सुन चुका था। फार ने मुस्कुरा कर देखा। दो लोग ही तो जानते थे उसके जज्बात को, कि उसको कितनी मोहब्बत है किरण से। हाँ, यही बेहतर है, उसने जवाब दिया था। और बुक उठाकर बेड पर बैठ गया था, जिसका साफ मतलब था वो अब इस बात नहीं करना चाहता। हानि और नौमी कमरे से निकल गए। उसने अपना सर मजबूती से पकड़ लिया जो दर्द से फटा जा रहा था। कितना मुश्किल है किसी को बहला लेना, पर अपने दिल को कैसे बहलाऊं? आप कुछ कर सकते हैं, उसने नम आवाज में कहा था। नमी ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंख में आंसू अच्छे नहीं लग रहे थे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। डेट फिक्स थी। नमी बिना बात का जवाब दिए नीचे चला गया। वो रोते हुए कमरे में चली गई। कहाँ जा रही हो बेटा? कर्नल साहब की बेटी बेगम टीवी देख रही थी, तभी परी तैयार होकर नीचे आई। कहाँ जा रही हो बेटा? उन्होंने बहुत ही खुशगवार मूड में पूछा था, क्योंकि परी आज कहीं बाहर जाने को निकली थी, मगर उसके जवाब ने उनका मूड खराब कर दिया था। हानि के घर। तुम्हें पता है कितनी बड़ी बेवकूफी की है तुम दोनों ने? अब फिर तुम उसके घर जा रही हो। पापा को पता चला तो जानती हो ना उनको। बस करे वो, पहले कभी इतनी फिक्र नहीं हुई तो आज क्यों? याद है बचपन से आज तक आपके लिए अपना सर्कल पहले था, पापा के लिए जॉब, और मैं कहाँ थी? भाई उसकी फिक्र थी, रहीमा उसकी फिक्र नहीं थी। आपने हम जिदों की फिक्र नहीं की मामा। इस एक हादसे से आपको मेरी फिक्र होने लगी तो होती रहे, अब मुझे फिक्र नहीं हो, क्योंकि जब मुझे आपकी की मोहब्बत की जरूरत थी तब वही एक लड़की और उसकी फैमिली थी मुझे संभालने को। और आप शायद भूल रही हैं, पर मैं नहीं भूली। उस घर से मेरा जो रिश्ता है आप कभी उसे खत्म नहीं कर सकती, याद रखिएगा।
बहुत बदतमीज हो गई हो परी। उन्होंने गुस्से से शीशे का गिलास नीचे फेंका था। डोंट वरी, आपसे सीखा है सब, परी बोलती ही निकल गई। किसी की परवाह के बिना, ये जाने बिना कि राइमा ऊपर खड़ी सब सुन रही है। बाहर आते ही उसने आंसू पोंछे थे। गाड़ी लेकर वो सड़कों पर घूम रही थी और फिर अपनी मंजिल पर आकर रुकी। सभी घर से निकल रहे थे। उसने मोबाइल उठाया, तभी मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। देखने पर उसके हंसी निकल गई। मिस बेल थी हानि की। तभी नोमी की इस पर नजर पड़ी और उसकी तरफ बढ़ाया। आप यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। परी ने सलाम किया। वो मुस्कुराने लगा। वालेकुम अस्सलाम, खैर है सब? जी सब खैर है, हानि से मिलने आई थी। कैसी है वो? ठीक है मैडम। आए अंदर? नहीं, मुझे लगता है आप सब कहीं जा रही है, फिर आऊंगी, परी ने उसको देखकर कहा। अगर मैंने आपको यहाँ से ऐसे ही जाने दिया, फिर आप जानती है उसको मेरी चटनी बना देगी। नोमी ने इतनी लाचारगी से कहा कि वो खिलखिलाकर हंसने लगी। भाई, आप भी सच में उसकी जान नहीं छोड़ते। नोमी भाई जल्दी आए, अली पीछे पीछे आवाज लगाई थी। परी ने हंसते हुए कहा था। फिर एकदम रुकी कि मैं आपको भाई बोल लिया करूं। नमी जो अली का हाथ के इशारे से जवाब दे रहा था एकदम बुरा था। क्यों नहीं, मैं भाई ही हूँ तुम्हारा, तुम मेरी बहन हो। नमी ने उसके हाथे पर प्यार किया था। अचानक उसकी आंखें नम हो गई थी। दूर खड़ी हानि ये सब देखकर हैरान हो सकती थी, तब उसको समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चक्कर है। कवर दौड़ती हुई उसकी तरफ आई थी। नोमी उसको देखकर ही निकल गया। मैं तुम्हें घंटे से कॉल कर रही हूँ, तुम यहाँ सर से बातें कर रही हो। चलो और तुम्हें खाला से मिलो। क्या तुम्हारी खाला आई है? हाँ ना, कल देखा नहीं था तुमने? हाँ हाँ, याद आया मुझे। अच्छा चलती हूँ, फिर कभी मिल लूंगी। असल में देर हो रही है, मैंने सोचा था तुम्हारे सारा दिन गुजारूंगी, पर जॉब जाजिम की कॉल आई है और वो भी यहीं आ गया, हानि ने बीच में बोला था। और अभी बात मुंह में थी कि सामने से जाजिम को हानि ने आता देखा और बोल पड़ी। उसने मुड़कर देखा। ब्लैक करते में वो नजर लगने हद तक प्यारा लग रहा था। चलो सब गाड़ी में बैठो। तभी तुबा की आवाज आई थी। साथ ही गजाला ने हानि और परी को देखकर आवाज दी थी, तो वो मुड़े हुए कदम उठाती उनकी तरफ बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, इस बावाज बुलंद सलाम किया। तोबा ने चौंका उस लड़की को देखा और जवाब दिया। परी किसी को बेटा? अब गजाला ने उसकी खैरियत पूछी। लड़के सामान रख रहे थे। आंटी मैं ठीक हूँ, आप लोग एंजॉय करें, मैं फिर मिलने आऊंगी। अरे मेरी बहन से मिल लो, ये हानि की छोटी खाला है तुबा ने उसे अपने मुंह मौनी सूरत वाली लड़की को देखा। कैसी हो बेटा, तबीयत कैसी है? अब तुबा ने मोहब्बत से तबीयत पूछी थी, आवाज से जैसे उसने अमित साथ छोड़ दिया था। आंसू एकदम आंखों से झलक गए। तुबा गजाला परेशान हो गई। क्या हुआ बेटा? तुबा ने आगे बढ़कर उसको गले लगाया। हानि पानी लाओ। बचाकर भी रोना ना सकी, जल्दी से आंसू साफ किए। आंटी आपने इतने प्यार से पूछा, मुझे पापा की याद आ गई। वो नाराज है मुझसे और 2 महीने के लिए इटली गए हुए हैं। मेरे 3 दिन से बात नहीं हुई उनसे, इसीलिए अचानक सॉरी। आंटी उसने आंसू साफ किए। तभी जाजिम उसकी तरफ बढ़ा। सलाम के बाद उसने तुबा से खैरियत पूछी। तभी हानि पानी लाई और उसको दिया। आप भी हमारे साथ जाएंगे क्या? जी क्यों नहीं कहा जा सकता। जाजिम ने उसको मुस्कुरा कर देखा। आज तुम भी हमारे साथ चलो, अब तो जाजिम भी जा रहा है। हानि नॉन स्टॉप बोली थी और परी आंखें दिखाने पर एकदम चुप हुई थी। तुबा एकदम हंसी थी। उस लम्हे परी भी मुस्कुरा दी और काफी सबके कहने पर वो राजी नहीं हुई। तभी तुबा ने उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी में बिठाया। आप हमारे साथ चल रही है बेटा, और बस बात खत्म। जी ठीक है। याहो थैंक यू खाला जानी, पर मैं हानि के साथ अपनी गाड़ी में आऊंगी और आप और आंटी मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलेंगे। चलो ठीक है खालू, अली और नोमी के साथ जाजिम की गाड़ी में आ जाएं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। क्यों फात भाई नहीं जा रहे? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दादी के साथ ही रहेंगे। ओके, वापसी पर पूछ लूंगे। चलो वो लोग वहां से अंदरून सिंध देखने को निकल लेते। जगह जगह घूमते रहे। रात को उन्होंने एक छोटे से जगह मगर साफ सुथरे ढाबे पर खाना खाया। काफी थकान हो रही थी। तभी वो सब आइसक्रीम और चाय पीने के लिए कराची में मशहूर कैफे में आए थे। तभी वहां राइमा आ गई।
سب کو سلام کرنے کے بعد اس نے وہیں کھڑے کھڑے سوال کیا، تم یہاں ہو آپی؟ میں کب سے کال کر رہی ہوں، نمبر کیوں بند ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تم ٹھیک ہو؟ اسے پریشانی سے پوچھا تھا۔ طوبا نے 18-17 سال کی اس لڑکی کو دیکھا جس کی شکل کسی سے ملتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آنٹی کہ میری سسٹر ہے چھوٹی، نائمہ نے اسے سب سے ملوایا تھا، اور یہ نومی، بھائی علی، انکل اور یہ جازم۔ اسے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ بیٹا آپ بھی ہمیں جوائن کریں؟ جی آنٹی، اصل میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہوں۔ پری نے جو بیٹھنے لگی تھی ایک دم مڑی۔ کیا کہا؟ بھائی آیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ پری نے بے چین ہو کر یہاں وہاں ٹیبل پر دیکھا۔ جی آپ ہی، تبھی تو آپ کو کال کر رہی تھی۔ آہان بھائی واپس آ گئے ہیں، گاڑی میں ہے۔ وہ سب سے اجازت لیتی ہوئی بھائی کی طرف تقریباً بھاگی تھی۔ کتنی خوشی تھی اس کے چہرے پر، تبھی دروازے پر وہ خود نظر آ گیا۔ بھائی مس یو سو مچ۔ وہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ سبھی کی نظریں اس کی طرف تھی جو بچوں کی طرح لگ رہی تھی۔ آہان نے مسکرا کر اسے پاگل کو دیکھا، تبھی سامنے بیٹھے لوگوں پر نظر پڑی اور تیزی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ پھپھو آپ سب یہاں کیسے ہیں؟ آپ وہ طوبا کی طرف بڑھا۔ وہاں بیٹھے کھڑے سب کو صاف ہو گیا سوائے کچھ لوگوں کے، باقی وہاں سب حیرت زدہ تھے۔ طوبا نے آہان کو پیار کیا، پھر وہ غزالہ سے ملا، غزالہ نے اسے خوب پیار کیا۔ پھپھو آپ کی عادت نہیں گئی، اب تک گال سرخ کر دیتی ہیں آپ۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھا، سبھی مسکرائے، باقی حیرت زدہ لوگ بھی ہلکا سا مسکرائے۔ سب سے پہل طوبا نے کی۔ بچوں یہ ہمارے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں، اور یقیناً بیٹیاں ان کی۔ انہوں نے پری کو دیکھا اور اس کو گلے لگا لیا۔ وہ آج کتنی خوش تھی، ان کے چہرے سے ظاہر تھا۔ رحمہ کبھی بھائی اور کبھی بہن کو دیکھتی، آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ ہی سب کیا ہے؟ بھیا آپ، یہ پھپھو سب کیا ہے؟ پری نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ رحمہ پاپا پھپھو کے یاد کرتے تھے نا، دیکھو آج ہم سب اپنوں کو بیچ میں، پھپھو وہی ہے، کزن بھائی سب ہیں، آج پاپا بہت خوش ہوں گے۔ پھپھو آپ سب میں سے مل کر دیکھنا۔ ہاں پر ماما نہیں ہوں گی۔ رحمہ نے پری کو دیکھا۔ وہ بعد کی بات ہے، ابھی کھانا کھائیں سب، لٹل ڈول۔ نومی نے محبت سے رحمہ کو دیکھا۔ 17 سال کی معصوم سی ڈول تھی وہ۔ جی بھائی بولو آپ، میں آپ کا بڑا بھائی ہوں آپ تو، اس نے کھلے دل سے کہا تھا۔ 2 چیئرز اور لگوا کے نومی کھانے کو بیٹھ گیا۔ ہانی کو تو یہی بہت خوشی تھی کہ پری اس کی کزن ہے۔ کھانے کے بعد سب کی اپنی اپنی پسند پر چائے، کافی اور آئس کریم منگوائی گئی۔ ایک اچھے سے بھی اچھا دن گزرا کہ سبھی اپنی منزل کی طرف لوٹے۔ اتنی دیر لگا دی، کہاں تھے تم دونوں؟ رحمہ نے ماں کو دیکھا اور ساتھ ہی بھائی کو، تبھی پیچھے سے آتی پری پر ماں کی نظر پڑی۔ سب ایک ساتھ آئے ہوئے۔ جی وہ آپ ہی بھی مل گئی تھی کھانا کھاتے ہوئے؟ رحمہ نے جھوٹ بولا، جانتی تھی ماں کو سچ بولا تو غصہ ہوں گی۔ جھوٹ نہ بولو رحمہ، ہمیں ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنوں کے بیچ تھے۔ پری نے ایک نظر ماں کو دیکھا جہاں حیرت تھی۔ تم کسی کی بات کر رہی ہو؟ اور آج کل تم نے اپنا رویہ دیکھا ہے، مجھ سے ماں سے ایسے بات کرتی ہو تم جیسی میں تمہاری ماں ہی نہیں۔ ہاں سچ ہے نا، آپ ہیں ہی کہاں میری ماں، آپ نے تو خود چھینا ہے مجھے میری ماں سے دور کر دیا اور یہاں لا کر گورننس کے حوالے کر دیا۔ آپ ماں ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کی بیٹیاں کب جوابن ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے آج ہم کب کون سی کلاس میں ٹاپ کرتے رہی، ٹیچرز آپ کو بلاتی رہی، آپ کی پارٹیاں ختم نہ ہوئی، اور آپ نے اپنے فیصلے بس مسلط کیے، ہمارا بھائی ہم سے دور کر دیا۔ مائیں تو گھروں میں رہتی ہے، بچوں کو دیکھتی ہے، ہمارا سارا بچپن گھر کے کاموں والوں کے ساتھ گزرا، ایک بھی لمحہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ ساتھ ہوں۔ اور رہی اپنوں کی بات تو ہم ہانی اور اس کی فیملی کے ساتھ ہیں، طوبا پھپھو اور غزالہ پھپھو کے ساتھ کھانا کھا کر آئے ہیں۔ رحمہ ہکا بکا کبھی ماں کبھی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ پری نے ایک نظر ماں پر ڈالی اور پھر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نازیہ بیگم صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم دونوں میرے بچے کوئی بھی اس کی سائیڈ لیتے ہو، ان کی فکر کرتے ہو، جو وہ کہیں وہ ٹھیک، تو میں کون ہوں پھر؟ نازیہ تقریباً غصے سے چیخی تھی، ان کی آواز صرف پری تک آئی تھی۔ ماما آپ ہم اچانک وہاں گئے تھے، سب
सच आप ही वहां नजर आई तो हम आप ही के साथ पास चले गए। रायमा ने रोते हुए माँ को देखा। तुम महान, तुम्हें एहसास है उन सबका? उन्होंने बेटों की तरफ देखा था। मैं परी की बात से मुत्तफिक हूँ अम्मी, आपने हमेशा अपनों से दूर रखा। पापा कितना मिस करते हैं, रोते हैं बहनों के लिए। आपने बस अजियत दी उनको आपकी खातिर। वो कभी अपनी बहन से यहाँ होते हुए नहीं मिले। आहा ने माँ को देखा जब गुस्सा ही गुस्सा था। मैं नहीं मानती, जब ये लड़कियों से मिलती है वो भी मिलते होंगे, तभी उसको कभी कुछ नहीं कहा। वो हमेशा उसकी गलतियां छुपाते रहे। बस मम्मा पापा के लिए एक लफ्ज नहीं सुन सकती। मैं राइमा एकदम झटके से उठी। वो उससे ऐसे नहीं है। उन्होंने सख्ती से उसका हाथ झटक दिया। इतनी हकारत थी उनके नजरों में, वो मासूम कहाँ सह सकती थी, पर अब तो बोल गई थी। दफा हो जाओ यहाँ, सबसे दफा हो जाओ। वो दोनों आराम से वहां से निकल गए। किरणत साहब दरवाजे से ही मुड़कर लॉन में आ गए थे। गुजरा हुआ लबाजिया से भरा था, जिनको अंदाजों से पाला एक झटके में सब खत्म हुआ था। भैया मुझे ये कलर नहीं पसंद, प्लीज। मैं अपने निकाह में नहीं पहन रही। तूबा ने पिंक रंग का फ्रॉक देखकर मुंह बनाया। खजाना ने उसकी आंखें दिखाई। ठीक है, जैसे तुम्हें पसंद हो वैसे ही तुम जाकर ले आना। नदीम भाई बहन को देखा था जो मुस्कुरा के गले लग गई थी, पर उसमें क्या बुराई है। नाजिया को सख्त गुस्साया था। भाई ने कहा पर आज का फैशन है सिर्फ सफेद सूट और रेड दुपट्टा, मुझे वही लेना। उसने नाजिया को देखा, जवाब दिया। गजाला ने आगे बढ़कर उठा लिया। चलो ये मैं पहन लूंगी, और ये भी बहुत प्यारा है, पर आपका आपके ससुराल से आएगा, तूबा ने उसको बताया। नाजिया ने सूट ही उठाकर फेंक दिया। क्या हो गया है नाजिया, मैं अपनी पसंद से लाई थी। क्या तुमने भी पसंद किया था ना ये सूट? तो अब मैं तुम्हारी बहन मना कर रही है, साफ मेरी बेइज्जती है ये। जो उसने कह दिया ना नहीं पहना तो बस खत्म बात। इसे जाहिल औरतों की तरह लड़ने मत बैठ जाया करो। तुम दोनों तैयार हो जाओ, ड्राइवर गाड़ी निकाल रहा है, जल्दी से जाओ और वापस आओ। कल निकाह है, अभी बात बहुत काम है। नदीम ने दोनों को बाहर निकलने का इशारा किया। शुक्र है दोनों से जान छूट रही है। नदीम की शादी को 3 साल हुए थे, अब तक औलाद नहीं थी उसकी। किसी की जाने वाली आंटी के मुंह से सुनकर नाजिया भी जल गई थी। वो दोनों माल में जगह जगह कपड़े देख रही थी कि अचानक उसकी नजर आसिफ पर पड़ी, जो कपड़े ही देख रहा था। आसिफ भी उसको देख चुके थे। वो उसे देखकर मुस्कुराए, तभी गजाला ने हाथ खींचा और वो अंदर बढ़ गई। आसिफ उनके ही पीछे आया। वो अपने साथ कपड़े लगा लगा कर देख रही थी, पर आसिफ की हर बार मना को देख अब उसे गुस्से आने लगा था। वाह ये तो बहुत प्यारा है ना आपी। तूबा ने गजाला को देखा जो उसके ही देख रही थी। हरगिज नहीं, बल्कि बिल्कुल सूट नहीं करेगा आप पर। आसिफ अचानक नंबूदार हुआ था। गजाला और तूबा एकदम पीछे मुड़ी थी। कैसी हैं आप ही? मैं ठीक हूँ, आप यहाँ कैसे? गजाला ने बहन को देखा जिसने नाव में गर्दनी लाई। जी बस यहाँ से गुजर रहा था, आप दोनों को देखा तो आ गया। गालिबन सूट पसंद कर रहे हैं तो क्या क्यों ना मिलकर कर ले, मैंने भी सूट लेना है, आखिर आसिफ ने साफ लफ्जों में कहा था। गजाला ने चाहते हुए भी हामी भर ली, क्योंकि आज सभी एक जैसे पहनते हैं। उन दोनों को शॉपिंग के बाद बहुत जोर देने पर आइसक्रीम खिलाने ले आया। गजाला का मोबाइल बजा था। गजाला उठ के जल्दी से कॉल भी करती, बिल पर पे करने गई ताकि आसिफ ना कर सके। कल मिलते हैं निकाह पर, उसे तूबा को देखकर कहा। वो तो भागी थी कि जैसे वो हंसता हुआ वहां से निकल गया। किसी ने बहुत आराम से इन दोनों को पिक्स के साथ वीडियो भी बना रही थी और आगे सेंड भी की जा चुकी थी। भाई वो बस रास्ते में हम कैफे चले गए थे। मुझे तो दोनों पर बहुत भरोसा है, कभी भी मुझसे कुछ ना छुपाना और ना ही मुझे कभी धोखा देना। उन्होंने गजाला को देखा। जी जी भाई ऐसा ही होगा, वरना चाहते हुए भी खामोश हो गई। चलो अब जल्दी करो, सब काम खत्म, रात को जल्दी सोना है। वो बोलकर कमरे में भर गए। क्या क्या कहा तुम्हारी बहनों ने कहा था? दोनों किसके साथ थी? नाजिया ने जल्दी से पूछा, पर नदीम के खामोश होने पर उसके कंधे पर हाथ रखा। आइंदा मेरी बहनों के खिलाफ कुछ ना कहना, जो होगा वो मुझे खुद बताएंगे, और अगर वो उसकी पसंद से कपड़े ले भी आई है तो कोई बात नहीं, अब सो जाओ, देर हो गई है। पूरा घर सजा हुआ था, हर जगह
गहमा गहमी थी। गजाला और हसन का निकाह हो चुका था। आसिफ और तूबा को निकाह के बाद जब चारों को एक साथ बिठाया गया तो हर एक ने आसिफ और तूबा की मैचिंग की तारीफ की। नदीम ने एक नज़र नाजिया को देखा जो उसकी देखकर मुस्कुराई और नजर फेर ली। नदीम ने तूबा को देखा जो किसी बात में मुस्कुरा रही थी। उसको गुस्सा आया पर बहन को खुश देखकर उसकी खुशियों की दुआ की। निकाह के बाद की शादी की तैयारियां शुरू हुई। गजाला शादी करके कराची और तूबा इस्लामाबाद में रही थी, पर निकाह के बाद से तूबा ने महसूस किया कि नदीम उसे खिंचा खिंचा रहता है, बात नहीं करता ठीक से। पर वजह क्या है वो अनजान थी। तूबा के हाँ औलाद की खुशखबरी सुनकर वो खुशी खुशी भाई और भाभी घर आए, जहाँ आसिफ और नदीम किसी बात पर बहस कर रहे थे। यार तुम यकीन करो वो ऐसी नहीं है, कभी नहीं मिली, यहाँ तक कि निकाह के बाद भी नहीं। आसिफ को यकीन दिला रहा था और नदीम तो बस कभी उसको कभी होने से सर को दबा रहा था। तो फिर ये पिक्स, ये वीडियो क्या सब झूठ है? लोग मिलते थे? नहीं मैं मिले हम भाभी, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? रहने दे उनको, वहाँ नहीं यकीन आएगा। वहां से साफ करते ही बोली थी, मैं तो आपको अपनी खुशियों में शरीक करने आई थी। आप मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर रही है। मेरा शोहर आप लोगों की मिन्नतें कर रहा है, अपनी बीवी के बेगुनाही का सबूत दे रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको भाभी, शर्म करे। बहन भाई को अलग कर रही है, पर ऐसा नहीं होगा, समझी आप? वो नदीम की तरफ बढ़ी थी, भाई मेरा यकीन करे। गुड़िया क्या ये तस्वीर सच है? बस यहाँ हाँ या ना करो। हाँ भाई, पर बस और नहीं। गजाला जानती है या हाँ या नहीं? हाँ। लेकिन भाई, नदीम ने कंधे पर रखा हाथ झटके से दूर किया था। निकल जाओ मेरे घर से, आइंदा दोनों अपनी शक्ल न दिखाना। मैंने भरोसा किया तुम दोनों बहनों पर, बीवी को झूठा समझा और तुम लोगों ने क्या किया? हाँ निकल जाओ फौरन, नदीम ने गुस्से से कहा था। आसिफ ने तूबा का हाथ पकड़ा और वहां से निकल आया। 9 महीने बाद तूबा, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बेटे और बेटी दोनों से नवाजा। तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, बिल्कुल भाई पर गई है तुम्हारे। तूबा की सास सुलझी हुई औरत थी, सब जान के दुख हुआ था उनको, पर तूबा को माँ कितना प्यार करती थी। मामा आसिफ कहाँ है? वो क्यों नहीं आया अब तक? बेटा आया है, बस थोड़ा काम है वो करके आ रहा है। तभी आसिफ अंदर आया। बहुत मुबारक हो बेटा, मेरी पोती और पोता कहाँ है? माँ के पूछने पर उसने माँ को देखा। मामा मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने उसको ऑक्सीजन में रखा था, पर वो ना बच सकी और मर गई। बेटा ये ले। उसने इतनी आसानी से ये सब बता दिया। तुमन तो उसकी शक्ल देखती रह गई। पोती के जाने का दुख अपनी जगह पर, पोते की खुशी अपनी जगह थी। वो तूबा से मिलकर बच्चे को देने बाहर आ गई। मेरी बेटी कहाँ है? आसिफ सास के जाते ही तूबा ने सवाल किया। नदीम की गोद में आज से वो हमारी नहीं, उसकी बेटी है, और ये बात यही दफन कर दो बस। आसिफ ने उसको देखा जहाँ हैरत और आंसू थे। क्यों, क्या हुआ? ऐसा जो आपने पूछे बिना ये सब किया, मुझे बताया ही नहीं। तुम्हारी भाभी की बेटी हुई जो मुर्दा थी, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देती है अगर मैं नर्स के हाथ बेटी उनको न भिजवाता। उनकी बेटी को 5 घंटे हुए थे पैदा हुए, और नदीम अभी कुछ देर पहले आया है। उसको नहीं पता कि बेटी उसकी नहीं है। ये देखो वो कितना खुश है। उसने मोबाइल में बनाई वीडियोस की तरफ की। तोबा ने मोबाइल लेकर बच्ची से पहले अपने भाई पर हाथ फेरा। भैया माफ कर दे मुझे, मैं तरस गई हूँ आपके गले लगने को। तूबा को रोता देखकर आसिफ ने आगे बढ़कर गले लगा लिया। हौसला करो यार, सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद वह घर आ गई, पर नदीम से मिलने की जिद लगा रखी थी। 2 महीने बाद दरवाजे पर दस्तक देने पर भी जब कोई ना आया तो उन्होंने साथ वाले घर से पूछा, जहाँ से पता चला कि वो ये घर छोड़कर 2 महीने पहले ही जा चुके हैं। कहाँ? कोई नहीं जाता। तूबा के सर पर जैसे आसमान गिरा था। आसिफ भाभी एक बार फिर भैया और मेरी बेटी ले गए। वो अब कभी नहीं मिले देंगी। ये क्या किया आपने मेरे साथ? आसिफ मेरी बेटी पता नहीं कैसी रखेंगे वो उसको। आसिफ बहुत बुरे हैं आप। वो सारे रास्ते रोती रही। हर्ष और एक लफ्ज ना बोली और दिल में सोचती रही। घर आते ही अंदर भाग गई। क्या हुआ तूबा बेटा, कहाँ है हमारी बच्ची? सास के सवाल पर वो बिखर गई, शिद्दत से रोई और गले लग गई। मम्मा सब खत्म हो गया, भाभी मेरी बच्ची ले गई। अब तो मिलने का बहाना भी खत्म सब। मामा
میں نے تو اب تک اس کا لمس محسوس نہ کیا۔ ماما نے کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ مجھے دکھ نہیں کہ بھیا کو دیا، آصف نے بھائی ہے، باپ بن کر پالا ہے ہمیں، پر ایک آس ایک امید تھی ملنے کی، وہ بھی ختم ہوئی۔ جو کچھ سارے راستے سوچتے آئی تھی وہ سب ساس کے سامنے کہہ دیا۔ آصف جو اندر آ رہا تھا واپس باہر نکل گیا۔ کبھی کبھی آپ کی بھلائی کو گلے پڑ جاتی ہے، پر جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو وہ ڈرا نہیں کرتے، بہرحال مشکلات کو قبول کرتے ہیں۔ اتنے سالوں بعد اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بعد طوبا کے دل کی حالت بہت عجیب تھی، روتی ہنس دیتی۔ ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے نومی نے ماں کے پاس آ کر ان کے گردن بازو گھیرا کیا۔ نومی، میں اس کا لمس پہلی بار محسوس کیا ہے۔ ان کی کیفیت پر سبھی کے آنسو نکل رہے تھے۔ ماما ہم اسے ملنے کل چلیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ بالکل خالہ جانی، آپ روئیں نہیں، ورنہ وہ ابھی آ جائے گی، بس دعا کریں اس کا جھگڑا آنٹی سے نہ ہو۔ جھگڑا کیوں؟ خیر ہے؟ طوبا نے حیران ہو کر پوچھا۔ غزالہ نے اس کو آنکھیں دکھائی۔ آپ دفع کریں، اس کی عادت ہے فضول بولنے کی۔ میں نے چائے بنوائی ہے، جاؤ لے کر آؤ۔ ہانی، غزالہ نے فوراً بھیجا۔ تبھی بھائی کا ہوا فہد واپس آیا۔ کیوں بھائی کہاں ہوتے ہو؟ نظر نہیں آتے۔ آصف نے محبت سے اس کو دیکھا۔ کہیں نہیں انکل، بس یہی کچھ کام تھا، آپ سے سب بتائیں کیسا رہا سفر۔ وہ اس کو سفر کا بتانے لگے، تبھی اس نے سب کو چائے دی اور اپنے نومی کے لیے کافی بنائی ہوئی لے کر آئی۔ طوبا نے بہت حیرت سے اس کو دیکھا، مسکرائی۔ بھائی آپ کو ایک گڈ نیوز تو دی ہی نہیں، اور فہد کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ کیا گڑیا؟ بھائی پڑی ہماری کزن ہے، اس نے ساری بات بتائی، کب کیسے کس طرح۔ واٹ؟ وہ چڑیل اس کے بولنے پر سبھی اس کی طرف متوجہ۔ کیا مطلب؟ خالہ نے اس کو دیکھا۔ خالہ آپ کی بیٹی ہے؟ وہ چڑیل یعنی پتہ بچپن میں ان کی اتنی زور کے بال کھینچتی تھی، سچی اس کے شوہر کے 1 مہینے میں بال ختم ہو جائیں گے جب وہ لڑا کرے گی دیکھنا۔ فہد کے کہنے پر ہانی اور غزالہ ہنس دی۔ آپ بھی اتنا تنگ کرتے تھے بھائی اس کو؟ ہانی نے منہ بنایا۔ ویسے خالہ چڑیل آپ کی بیٹی ہے تبھی خوبصورت ہے۔ فہد کے بولتے ہی سب مسکرائے۔ بدمعاش، خالہ نے کچھ اٹھا کے مارا۔ مسکرا دے کیونکہ اندر آتے ہوئے وہ ان کو روتا دیکھ چکا تھا۔ یار تم ان کی بیٹی ہو یہ کیسے؟ بہت حیرت ہے۔ وہ کار پر لیٹی ہوئی تھی، اس سے آتی جازیب سے بات کر رہی تھی۔ یار میں خود نہیں جانتی، بس پاپا اور ماما کے جھگڑوں سے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے باہر دوست بنائے تھے، وہ ہانی تھی، پھر پاپا بہت کھچے رہنے لگے، ماما بھی بوتلی کہ کاش میں ان کی گود میں نہ آتی، مر جاتی کہیں جا کے، بس میں انہیں سہ نہیں پاتی۔ پھر غزالہ آنٹی بہت حوصلہ دیتی تھی، ساری زندگی بڑے ہونے تک ماں کے تانے ہی سنے تھے۔ میں ہی نہیں، بھائی اور رائمہ بھی ان کی زد میں تھے۔ ان کو لگتا تھا پاپا ان کو بھی اٹھا کر لائے ہیں۔ پھر یونہی میں جب بلڈ گروپ چیک کیا تو بس ماما نے میرے بلڈ گروپ کو دیکھا تو ماما سے میچ تھا۔ یعنی طوبا ماما سے بس موم کو غصہ آ گیا اور پھر وہ ہسپتال گئی اور اپنے دوست جنہوں نے ان کا آپریشن کیا تھا ان سب سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے سب بتا دیا۔ بدقسمتی سے میں وہی تھی، سب سنا۔ ماما سے کتنی نفرت تھی موم کو ان کے لہجے لفظوں کے تیر چلنے پر پتہ چل گیا۔ خیر میں خوش ہوں، میرے موم ڈیڈ دونوں بہت اچھے ہیں، پر ماما اور پاپا نے بہت محبت سے مجھے ویلکم کیا۔ بھیا وہ کتنا خوش تھے، پری خوشی سے سرشار تھی۔ جی یعنی جس کو آفس میں سر بلاتا ہوں وہی سارے صاحب ہے، جازم نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تھا۔ آگے سے اس کے کھلکھلانے کی آواز گونجی تھی۔ آپی وہ موم۔ رائمہ ایک دم سے اس کے روم میں آئی تھی، وہ جو ہنس رہی تھی ایک دم مڑی۔ کیا ہوا موم کو؟ اس کی گال پر ابھی تک لگی ہوئی تھی۔ آصف آواز صاف جازب سن رہا تھا۔ موم کو کچھ ہو گیا ہے۔ اب چلو جلدی۔ رائمہ اور وہ ایک دم نیچے بھاگے تھے، تبھی ان کے چیخنے کی آواز کے ساتھ کسی کے رونے کی آواز تھی۔ موم کیا ہوا؟ بھیا پری چیخی تھی۔ بار بار موبائل پر بیل ہونے سے اس کی آنکھ کھلی تھی، کال بند ہو گئی۔ موبائل اٹھا کے دیکھا تو 21 کال جازب کی، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی کال ملا ہی رہا تھا اس کے روم کے دروازے کو بڑی اجلت سے پیٹا گیا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھولا، سامنے روتی ہوئی ہانیہ تھی۔ کیا ہوا؟ ہانیہ وہ ایک دم پریشان ہوا تھا۔ وہ پڑھی کہ ماما کو کچھ ہو گیا ہے، جازب کی کال آئی ہے، مجھے ابھی جانا ہے، اب چلیں میرے ساتھ پلیز۔ ہانی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔